बाकी तुमसे अगर ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट नहीं बन रहा है तो इसे छोड़ मत देना, एटलीस्ट पूरा क्वेश्चन तो करके आओ, सिर्फ लास्ट का पार्ट नहीं बनेगा तो आधा नंबर ही कटेगा ना। ठीक है, और कोशिश करो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। हे गाइस, दिस इज आयुष गोरखा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की नेक्स्ट पार्ट की। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है और एनालिटिक फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं। हमने सीआर इक्वेशंस पढ़ी थी, हमने उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन पढ़ा था। एक सीआर इक्वेशन का छोटा सा पार्ट और बचा था, अपन वो पढ़ लेते हैं पहले। उससे पहले एक और चीज बता दूं कि इसके भी नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और उसका पासवर्ड मैं बीच में बता दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सीआर इक्वेशन का अपन ने नॉर्मल फॉर्म देखा था, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डीवी बाई डी वाई, मतलब डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डीवी बाई डी वाई होगा या फिर डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वाई होता है, तो अपन उसे सीआर इक्वेशन कहते थे। अगर पोलर फॉर्म में आ जाए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो जाए, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है नॉर्मली z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टाइप का हो, या फिर अपन उसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा टाइप का हो, तो सीआर इक्वेशंस क्या होंगी वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सीआर इक्वेशन होगी डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर डीवी बाई डी थीटा, एक और डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर डी यू बाई डी थीटा। ये दो चीजें अगर प्रूव हो रही है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पोलर फॉर्म में है, तो फिर वो एनालिटिक कहलाने लगेगा। ठीक है, ये कैसे आया इसका भी एक प्रूफ है, मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डालूंगा ना उसमें मिल जाएगा। अगर वो समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो तो एक तो ये पार्ट रह गया था। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में दिया हो और उसे एनालिटिक प्रूफ करना हो, तो अपन इन वाली सीआर इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, और एक और पार्ट किसी किसी क्वेश्चन में लास्ट में लिखा रहता है, मतलब कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड एंड आल्सो फाइंड एफ डैश जेड। तो वो एफ डैश जेड कैसे निकालेंगे? वो एफ डैश जेड निकालने की मेथड बिल्कुल इजी होती है, कुछ नहीं है। अगर फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई टाइप का है, तो एफ डैश जेड होता है डी यू बाई डी एक्स माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी वाई। अगर u गिवन हो, अगर v गिवन हो तो एफ डैश जेड हो जाएगा dv बाई dx प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ dv बाई dy। ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन को याद कर लो और एफ डैश जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन आया कैसे, इसका भी एक प्रूफ है। अगर तुम बोलो तो मैं समझा दूंगा, बाकी वो आता नहीं है ना एग्जाम्स में, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन डायरेक्ट से याद कर सकते हैं। तो ये वाले जो फॉर्मूला है ये कहां से आया, कहां से आया वो तो चलो प्रूफ से आया, इन्हें याद कैसे करेंगे? तुमने मिलिंस मेथड याद है तुम्हें? तो मिलिंस मेथड में लास्ट में अपन एक एक्सप्रेशन लिखा था, वो एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तुम्हें दिखे दिखे से लग रहे हैं क्या? अरे लग रहे हैं क्या? लग रहे हैं? हाँ, वो सेम ही है। उसमें सिर्फ यहाँ पे एफ जेड लिखा होता था और यहाँ इंटीग्रेशन होता था। तो यहाँ का एक्सप्रेशन सेम ही है, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स डी जेड डी यू बाई डी वाई डी जेड टाइप का था। तो तुम्हें अगर मिलिंस मेथड याद होगी, उसका एक्सप्रेशन याद होगा, तो ये भी याद हो गया। ठीक है, तो इसे याद करने का सिंपल तरीका। ठीक है, तो इतना समझ आया। ये सारे पार्ट थोड़ा थोड़ा सा पार्ट मैंने देखा किसी क्वेश्चन में ये था, तो मैंने सोचा ये समझा दे। तो हम देख लेते हैं हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। तो पहले तो डेफिनेशन देख लो, अ रियल फंक्शन फाइव ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज हार्मोनिक इन रीजन आर इफ इट हैज कंटीन्यूअस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सैटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। ये तो कोई बकवास, मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है, याद करके कर लोगे, मैथ्स में कोई फर्क नहीं पड़ता डेफिनेशन से। अपन बात करते हैं मुद्दा क्या एक्चुअली, कोई भी रियल फंक्शन जो एक्स और वाई में है, अगर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इतना बड़ा नाम, समझ कैसे आएगा? तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, और कंटिन्यूअस मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि कोई कर्व में शार्प एजेस ना हो तो वो कंटिन्यूअस कहलाता है। तो ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो और वो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा हो, ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, इसे लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। अगर वो इससे सेटिस्फाई कर रहा हो और उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो, तो वो हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ? तो सिंपल सी बात थी, अपने को कहीं भी अगर प्रूव करना हो कि ये फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल लैप्लास इक्वेशन लगा देंगे, ये चीजें निकालेंगे, उनको प्लस करेंगे। अगर इक्वल्स में जीरो आ जाता है तो वो हार्मोनिक हो जाएगा, नहीं आता है तो नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, एक इसमें चीज होती है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके यू और वी वाला पार्ट होगा ना, वो हार्मोनिक होगा। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका जो u और v वाला पार्ट होगा ना, वो हार्मोनिक होगा। अब वो कैसे होगा, चलो अपन प्रूव करके देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो मतलब उसमें सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, दैट इज डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू डीवी बाई डी वाई। ये होती थी ना सीआर इक्वेशन, एक ये होती थी और एक और क्या होती थी, डी यू बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। ये दो सीआर इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी। तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी,
मतलब वो इन सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर मैं इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, d2u/dx² इज इक्वल टू dv/dx dy। पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऐसा आता है। अगर मैं इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, d2u/dy² इज इक्वल टू माइनस dv/dy और dx y और dx वैसा का वैसा। हाँ, dv नहीं आएगा, d2 दो बार डिफरेंशिएट हो गया ना, एक बार तो पहले से था, एक बार अपन ने कर दिया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो तुम्हें दिख रहा है ये d2v/dx dy है, ये माइनस d2v/dx dy है, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब d2u/dx² प्लस d2u/dy² 0 के बराबर है। मतलब u जो फंक्शन है वो क्या हो गया, हार्मोनिक, क्योंकि ये लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ने वही स्टेटमेंट लिखा था, इफ f of z इज एन एनालिटिक फंक्शन देन इट्स u एंड v आर हार्मोनिक। ठीक है, समझ आया? चलो अब हम बात कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं अपन, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। भाई अब एक कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? अच्छा है, आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, पहले क्या दी होती है कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। तो अब ये कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? अपन ने हार्मोनिक फंक्शन देखा। अब कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ये होता है कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है f इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, तो इस एनालिटिक फंक्शन का जो u होगा वो v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा और जो v होगा वो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। बस उसे यही कहते हैं, मतलब यही होता है बस। अगर u है तो u इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v एंड v इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। ये मेन है, इसकी डेफिनेशन तुम्हें नोट्स में मिल जाएगी, पढ़ लेना। सिंपल यही है। अगर अपन कॉन्जुगेट हार्मोनिक की बात करें, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, तो यही होता है कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन f इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v है, अगर कोई एनालिटिक फंक्शन f इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v है, तो उसमें जो u होगा, जो रियल पार्ट होगा, वो इमेजिनरी पार्ट क्या है, v का कॉन्जुगेट हार्मोनिक होगा, और वाइस वर्सा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो u का, मतलब जो रियल पार्ट है उसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक होगा। इससे अपन कहते हैं कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। इसमें क्या, एक कंफ्यूजन मत करना, मतलब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो तुम इसमें। कॉन्जुगेट हार्मोनिक और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दोनों में डिफरेंस होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात कर लेता हूं मैं पहले। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करें तो अगर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा इसका z माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, z बार इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y। ये होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट ये अपन ने अभी पढ़ा कि अगर रियल पार्ट u है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v हो जाएगा, और रियल पार्ट v है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट u हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और हार्मोनिक कॉन्जुगेट बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? हाँ, तो समझ आया हार्मोनिक कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अपन ने मैंने तुम्हें जब कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन पढ़ाया था तब तुमसे तीन चीजें बोली थी। पहले तो अपने को u गिवन होगा तो अपन v फाइंड करेंगे, v गिवन होगा तो अपन u फाइंड करेंगे, या फिर मिलन्स मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो मिलन्स मेथड में मैंने तुमसे बोला था जो f ऑफ z आएगा वो z का फंक्शन होगा। एट द सेम टाइम मैंने तुम लोगों को ये भी बोला था कि अगर मैं अपन u और v से सॉल्व करेंगे तो x और y के टर्म्स में फाइंड होगा, और मैंने तुम्हें समझाया था, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, और मैंने तुम्हें ये भी समझाया था कि अपने को z के टर्म्स में फाइंड करना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें देखी थी। तो अपन ने पहले जो दो चीजें देखी थी ना कि u गिवन होगा तो v फाइंड करेंगे, v गिवन होगा तो u फाइंड करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? तो वो ये कॉन्जुगेट फंक्शन है ना, इसका यूज करके करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो, मैं सिखाता हूं। अपने को अगर u गिवन है, यहां तक क्लियर हुआ ना? चलो ठीक है, अपने को अगर u गिवन है और अपने को v निकालना है, तो सपोज करो v एक फंक्शन है v ऑफ x, y। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो dv हो जाएगा dv/dx इंटू dx प्लस dv/dy इंटू dy। ठीक है, dv यही होगा। अब अपने को पता है कि जो फंक्शन है वो तो एनालिटिक है। ठीक है, और अपने को u गिवन है, एनालिटिक फंक्शन है, मतलब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सीआर इक्वेशन क्या हो जाएगी, du/dx इज इक्वल्स टू dv/dy और du/dy इज इक्वल्स टू माइनस dv/dx। ठीक है, तो अगर मैं dv/dx की जगह यहाँ पे dv/dx की जगह माइनस du/dy रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। du/dy आ जाएगा यहाँ पे इंटू dx प्लस dv/dy की जगह यहाँ पे du/dx रख दूं तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा du/dx इंटू dy और यहाँ पे dv। तो अपने पास अगर क्वेश्चन में u गिवन है और अपने को v निकालना है तो क्या करेंगे,
अपन डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, अपन डी बाई डी वाई निकाल लेंगे, ठीक है, और उसे इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो अपने को v मिल जाएगा, और जैसे v मिला u है तो अपन f ऑफ z निकाल लेंगे, ठीक है। और अपने को क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, गिवन फंक्शन फॉर द गिवन फंक्शन u इज इक्वल टू दिस, फाइंड दिस कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, मतलब उसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक निकालो, तो अपन इसका यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अगर अपने को u गिवन था और v निकालना था, ठीक है। सिमिलरली अपने को अगर v गिवन होगा और u निकालना होगा, तो इसे मिटा रहा हूं मैं। ये सारी चीजें तुम्हें नोट्स में मिल जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। अपने को v गिवन है और u निकालना है, ठीक है। तो u एक फंक्शन होगा x, y का। अगर मैं इसमें पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो du क्या आ जाएगा, du इज इक्वल टू du बाई dx इंटू dx प्लस du बाई dy इंटू dy, यही आएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे ही करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट नहीं पता हो तो ऐसा होता है, ठीक है, याद कर लो। तो du बाई dx ऐसा आएगा। वापस अपन वही चीज करेंगे, अपने को पता है कि ये जो पार्ट है ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब du बाई dx की जगह मैं dv बाई dy पुट कर सकता हूं, और यहाँ आ जाएगा dx प्लस du बाई dy की जगह मैं माइनस dv बाई dx पुट कर सकता हूँ, तो आ जाएगा माइनस dv बाई dx इंटू dy। सेम चीज यहाँ भी करेंगे। अगर अपने को u गिवन है, सॉरी v गिवन है और u निकालना है, तो अपन ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, dv बाई dy निकालेंगे, dv बाई dx निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर हुआ कॉन्जुगेट हार्मोनिक कैसे निकालते हैं, u गिवन होगा तो v कैसे निकालते हैं। अगर क्लियर नहीं हुआ, वो मेरी स्पीड ज्यादा लगी हो तो वीडियो को स्लो करके देख लो, ठीक है। तो अपन अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने को इस क्वेश्चन में बोला है शो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक एंड आल्सो फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। तो सिंपल है, सबसे पहले अपन ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में दिया u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहला काम क्या है, हार्मोनिक प्रूफ करना है। हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर किसी फंक्शन को अपने को हार्मोनिक प्रूफ करना है तो अपन उसमें लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई करा देंगे। अगर लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो फंक्शन हार्मोनिक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। तो लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के लिए अपने को, मतलब पहले लैपलास इक्वेशन क्या थी वो लिख लेते हैं, d2 फाई बाई dx स्क्वायर प्लस d2 फाई बाय dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसमें निकाल लेते हैं, फाई क्या है, कोई फंक्शन, तो अपना फंक्शन यहाँ पे क्या है, u है, तो अपन निकाल लेते हैं u का। du बाय dx क्या आएगा 2x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y कांस्टेंट हो जाएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, तो x स्क्वायर की हो जाएगी 2x। यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज किया, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू n होता है n x रेज़ टू n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करा अपन ने यहाँ पे। ये आ गया du बाई dx 2x, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे से d2u बाई dx स्क्वायर निकालूं तो 2 कांस्टेंट है, वैसा का वैसा, x की डिफरेंशिएशन 1 तो बचेगा सिर्फ 2। अब आते हैं du बाई dy की बात कर लेते हैं। du बाई dy क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, x कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, माइनस 2y। क्यों, क्योंकि माइनस वैसा का वैसा, y स्क्वायर भी 2y। वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2u बाई dy स्क्वायर। d2u बाई dy स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, माइनस 2 अगर कांस्टेंट है तो वो तो वैसा का वैसा, y की डिफरेंशिएशन 1, y की डिफरेंशिएशन 1 होगी तो ये माइनस 2 बचेगा। अब अपने को बोला है कि d2 फाई बाई dx स्क्वायर प्लस d2 फाई बाई dy स्क्वायर 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो तुम लोगों को दिख रहा है कि 0 आ रहा है, अरे दिख रहा है, दिख रहा होगा 0 आ रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, मतलब u अपना हार्मोनिक प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, और क्या बोला हमने, ऑल्सो फाइंड कॉन्जुगेट। अगर अपने को कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो मैंने क्या बताया था, अगर मेरे को कॉन्जुगेट फाइंड करना है और u गिवन है तो v निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा। एक तो ये चीज हो सकती है कि तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो जो मैंने निकाल के बताए थे तुम्हें कॉन्जुगेट हार्मोनिक के टाइम। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अपन को फॉर्मूले हर बार निकालने हैं। मैं ये करता हूँ कि मेरे को याद नहीं होते ज्यादा फॉर्मूले, तो मैं तो फॉर्मूला निकालने में ज्यादा भरोसा रखता हूँ, और तुम्हें याद करना तो याद कर सकते हो। तो अपन इसमें अपने को u गिवन है, v निकालना है, तो v फंक्शन हो जाएगा v ऑफ x, y। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली v को, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा dv बाई dx इंटू dx प्लस dv बाई dy इंटू dy। अब जैसा कि मेरे को पता है कि ये फंक्शन एनालिटिक है, तो मैं क्या करूंगा, dv बाई dx और dv बाई dy को CR इक्वेशन की हेल्प से u के टर्म्स में इक्वेट कर दूंगा, मतलब u से चेंज कर दूंगा, इक्वेट नहीं चेंज कर दूंगा, तो dv बाई dx क्या हो जाएगा। अब CR इक्वेशंस हर बार मैंने लिखूंगा, थोड़ा दिमाग में रखना सीखो,
हर चीज अपन बार बार लिखेंगे तो अपने टाइम वेस्ट होगा ना। तो सीआर इक्वेशन क्या होती थी, डीवी बाई डी एक्स किसके बराबर होता था, डीवी बाई डी एक्स होता था माइनस डी बाई डी वाई के बराबर, डी बाई डी वाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी वाई किसके बराबर होता था, डीवी बाई डी वाई डी यू बाई डी एक्स के बराबर होता था, डी यू बाई डी एक्स के बराबर होता था। ठीक है, ये डी बाई, चलो भाई तुम्हारे लिए 50 दे रहा है यार, मैं तो 2-4 गालियां और दे रहा हूँ, मेरे को सारा लिखता नहीं है। सीआर इक्वेशन होती है डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी वाई और डी यू बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। क्लियर है, तो इससे रिप्लेस कर दिया। तो अब मेरे को u गिवन था तो मैं u से du बाई डी वाई और du बाई डी एक्स निकाल के इधर पुट कर दूंगा। ठीक है, अरे समझ आ गया, मैं भागे जा रहा हूँ, तुम्हें क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ आया था। हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ किया, फिर अपने को निकालना था कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता था, अपन ने देखा था u का कॉन्जुगेट v होगा, v का कॉन्जुगेट u होगा। u v हमेशा से रटो मत, और कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, तो ऐसे याद करो, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट रियल पार्ट होगा। ठीक है, तो अपने को u गिवन था, अपने को v निकालना था, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है, तुम चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो। तो डायरेक्ट यहाँ पे dv इक्वल्स टू ये फॉर्मूला याद कर लो, तो अपने को u गिवन होगा तो यहाँ पे du बाई डी वाई की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देना और इंटीग्रेट कर देना। मैंने फॉर्मूला निकाल लिया, 2 मिनट लगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dv इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस du बाई डी वाई, du बाई डी वाई कितना आया था माइनस 2y, तो माइनस ऑफ माइनस 2y dx प्लस du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स कितना आया था 2x। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा dy, इसको मिटा दे रहा हूं, अब क्या काम करेंगे। ठीक है, तो माइनस 2 बाई डी एक्स प्लस 2x dy। तुम लोग देखो यहाँ पे, लिखो मत, लिख के दिया है मैंने नोट्स में सब कुछ, मतलब इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा तुम्हें नोट्स में। तो हो जाएगा 2 बाई डी एक्स प्लस 2x dy। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा y dx प्लस x dy। अब मेरे को दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेट, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। dv का इंटीग्रेशन सिंपल v हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 वैसा का वैसा इंटीग्रेशन। ये तुम्हें पता होगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई होता है। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो तुम्हें पता करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन बेसिक थोड़ा रिवाइज कर लेना, और ये चीजें मतलब याद होनी चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी रट लो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई होता है, इसे अपन लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई होता है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक और बता दे रहा, अगर तुम्हें समझ नहीं आए कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो अपने को देखना है यहाँ पे dx, मतलब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब कोई दूसरा वेरिएबल कोई भी हो, y z वो सब कांस्टेंट होंगे, मतलब ये y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे y लिख देना, चुपचाप y लिख दो वहां पे। ठीक है, अब अपन दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरे टर्म में दिख रहा है कि अपने को y के टर्म्स में डिफरेंशिएट हुआ होगा, y के टर्म्स में डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो चुपचाप वहां पे x लिख दो, तो d ऑफ x y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन चला जाएगा, एक्स वाई ऐसा का वैसा बचेगा, तो v इज इक्वल्स टू 2x वाई प्लस सी आ गया। अपने को कॉन्जुगेट निकालना था, वो कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब अपने को अगर क्वेश्चन में बोला हो फाइंड f ऑफ z, तो अपने पास v है, अपने पास u है, उन दोनों को पुट कर दो फंक्शन में, अपने पास f ऑफ z आ जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे किया, क्लियर है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, v इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और अपने को कॉन्जुगेट हार्मोनिक और हार्मोनिक निकालना है। तो तुम लोग एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, करा ट्राई। चलो अब मैं बता देता हूं, अपने को v गिवन है, v इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। ठीक है, सबसे पहले अपना काम क्या है, हार्मोनिक प्रूफ करना। हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। लैपलास इक्वेशन क्या होती है, d2 फाई बाई dx स्क्वायर प्लस d2 फाई बाई dy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये सेटिस्फाई कराना है, तो अपन इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार x के टर्म्स में और एक बार y के टर्म्स में। मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा ना, तेज नहीं मतलब मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा ना। ठीक है, तो चल रहा हूं तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, dv बाई dx क्या हो जाएगा, x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब y कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा मतलब 3y पूरा एक कांस्टेंट, सिर्फ x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, 2x, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 6x इंटू वाई माइनस
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई कांस्टेंट मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसका वापस डिफरेंशिएशन करते हैं, d2b by dx square, d2b by dx square मतलब इसका वापस से डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में, मतलब y और 6 कांस्टेंट, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 6y। अब आप करते हैं dv by dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब x कांस्टेंट मतलब ये पूरा पार्ट कांस्टेंट, y की डिफरेंशिएशन 1, y की डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना, चलो बढ़िया है। वापस से अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2b by dy स्क्वायर क्या हो जाएगा, वापस से डिफरेंशिएट किया किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, मतलब y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में मतलब x कांस्टेंट, मतलब 3y स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये क्या हो जाएगा -6y, क्योंकि y स्क्वायर का क्या होगा 2y, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -6y। अब तुम्हें दिख रहा है कि इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब अपन ने d2b by dx स्क्वायर प्लस d2b by dy स्क्वायर को प्लस किया तो 0 आया, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया हार्मोनिक। ठीक है, हार्मोनिक प्रूफ कर दिया। अब अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए अपन ने क्या सीखा था, अगर अपने को u गिवन हो तो v वाला फॉर्मूला लगा देंगे, v गिवन हो तो u वाला फॉर्मूला लगा देंगे, या तो तुम फॉर्मूला याद कर लो या निकालना सीख लो। ठीक है, निकालना सीखोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इतने कितने फॉर्मूले याद करोगे यार, बहुत फॉर्मूले होते हैं। तो अपने को क्या गिवन है, v गिवन है, v गिवन है, u निकालना है, तो u इज इक्वल्स टू u ऑफ x, y होता है, तो du हो जाएगा du by dx into dx प्लस du by dy into dy। अपने को पता है फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक है तो अपन CR इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, तो du by dx की जगह मैं पुट कर दूंगा dv by dy, तो यहाँ आ जाएगा du इज इक्वल्स टू dv by dy into dx प्लस du by dy की जगह पुट कर देंगे माइनस dv by dx, तो यहाँ आ जाएगा माइनस dv by dx into dy। ठीक है, अब अपने पास dv by dy और dv by dx की वैल्यू है कि नहीं है भैया, अपने पास dv by dx और dv by dy की वैल्यू, तो सिंपल पुट कर दो यहाँ पे, इसको मिटा रहा हूं मैं, फॉर्मूला अपने को तो याद ही है। ठीक है, तो मिटा सकता हूँ, तो du हो जाएगा अपना dv by dx की वैल्यू है 6xy into dx प्लस, सॉरी 6xy नहीं, फॉर्मूला ये था, dv by लिख दे रहे हैं यहाँ पे, माइनस dv by dx into dy, ये अपन ने अभी यहाँ पे निकाला था। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो उसमें अपन वैल्यू पुट करते जाते हैं। क्या है dv by dy, dv by dy की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो du हो जाएगा अपना 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, dv by dx की वैल्यू क्या है 6xy, यहाँ पे पुट कर देते हैं 6xy। तुम सिर्फ ये देखो, सॉल्यूशन लिखने की जरूरत मत करो, मैंने दिया है नोट्स में, तुम देखते जाओ, तुम्हें क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन कर कैसे। ठीक है, तो अब अपन इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं dx का, तो 3x स्क्वायर dx माइनस 3y स्क्वायर dx माइनस 6xy dy। तो भाई दिक्कत हो गई है, तो पिछले में भी यही हो रहा था, y के साथ dy होना चाहिए और x के साथ dx होना चाहिए, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, तो अब क्या करें, इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा टफ है, थोड़ा सा हो जाएगा मगर 3x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली सिंपली हो जाएगा, इधर से -3 कॉमन ले लूं मैं अगर, तो अंदर क्या बचेगा y स्क्वायर dx प्लस xy इंटू dy। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मैं मिटा रहा हूं इसे, तो अपने को इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ठीक है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, सब बता देता हूँ, किसी को याद ना हो। इंटीग्रेशन ऑफ du क्या होगा u, तो u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, 3 वैसा का वैसा कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब x की पावर 2 प्लस 1 x की पावर 3 अपॉन 3 2 प्लस 1 वापस 3। ठीक है, ये इनटू था, इसे थोड़ा छोटा लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू नहीं सॉरी माइनस 3 वैसा का वैसा, इसका इंटीग्रेशन, तो ये वापस भाई आ गया मल्टीप्लीकेशन का, मतलब डिफरेंशिएशन है किसी का, ये पूरा अपने को देखना पड़ेगा किसका है। तो मैंने क्या बताया था, अपने को क्या देखना है, यहाँ पे देखो, जैसे अपन ने वहां क्या देखा था, अपने पास वहां था y dx प्लस x dy, यही था वहां पे, है ना, शॉर्ट में बता रहा हूँ। अपने को पता करना है किसका डिफरेंशिएशन है, तो अपने को ये पता है यहाँ पे dx दिया है, मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ होगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब y तो कांस्टेंट होगा, तो सिंपल y को यहाँ लिख दो,
अब यहाँ पे अपने को पता है ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे dy दिया है, मतलब x2 क्या होगा, कांस्टेंट, तो यहाँ पे सिंपल x लिख दो, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ xy है। तो यही चीज यहाँ पे करके देखो, तुम लोग करके देखो, तुमसे बन गया तो कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें। जो चीज मैंने यहाँ करी वो यहाँ करके देखो। यहाँ पे क्या किया, वापस से बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे dx दिख रहा है, ठीक है, मतलब dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब y क्या होगा, कांस्टेंट, तो चुपचाप y लिख दो। यहाँ पे मेरे को dy दिख रहा है, मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, मतलब x क्या होगा, कांस्टेंट, तो चुपचाप यहाँ पे क्या लिख दो, x लिख दो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ yx हो गया। तो अपन इसको देखते हैं, अपने को क्या पता है, यहाँ पे 3x का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन dx दिया है, मतलब y क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे चुपचाप अपन, y², मतलब जो भी टर्म दी है वो लिख दो यहाँ पे। ये y के टर्म्स में डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब y वाला पार्ट तो कांस्टेंट नहीं होगा भैया, y का पार्ट तो कहीं ना कहीं से आया है, सिर्फ कांस्टेंट क्या होगा, x, तो यहाँ पे लिख दो x, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा u इज इक्वल टू प्लस 3x³ माइनस 3y²x प्लस c, ठीक है। तो आ गया अपने पास u, ये आ गया उसका कॉन्जुगेट। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ लिया, इससे अपन एफजेड भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं क्वेश्चन, इजी है ना, समझ नहीं आया तो इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, तो उसमें बता दूंगा, बाकी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसके बाद अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, मतलब सीआर इक्वेशन में कैसे यूज होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो du/dr इज इक्वल्स टू 1/r dv/dθ, एक ये पढ़ा था, और dv/dr इज इक्वल्स टू -1/r du/dθ, एक ये पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अपन ने ये देखा कि f' निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वही है मिलियंस मेथड का जो थर्ड वाला पॉइंट था ना, जो एक्सप्रेशन आया था, सेम एक्सप्रेशन है, बस यहाँ पे f' हो जाएगा और वहां से इंटीग्रेशन के साइंस हट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन ने हार्मोनिक और कॉन्जुगेट हार्मोनिक पढ़ा। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो और जो लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई करे उसे अपन कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। और लैपलास इक्वेशन क्या होती है, d2ϕ/dx² प्लस d2ϕ/dy² इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने ये पढ़ा कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उसका u और v रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हार्मोनिक होगा, फिर अपन उसका प्रूफ देखा था। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने ये पढ़ा कि कॉन्जुगेट हार्मोनिक क्या होता है। कॉन्जुगेट हार्मोनिक क्या होता है, अगर कोई एनालिटिक फंक्शन f इज इक्वल्स टू u प्लस iota v है तो उसका रियल पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट हार्मोनिक होगा, और वाइस वर्सा उसका इमेजिनरी पार्ट उसके रियल पार्ट का कॉन्जुगेट हार्मोनिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखे, क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से तुमसे सब कुछ बन जाएगा, बाकी तुम दिक्कत आएगी तुम्हें लास्ट में इंटीग्रेशन करके वो डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में आ सकती है, तो उसकी प्रैक्टिस करो, क्लियर होगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना या कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी तुमसे अगर ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ मत देना, एटलीस्ट पूरा क्वेश्चन तो करके आओ, सिर्फ लास्ट का पार्ट नहीं बनेगा तो आधा नंबर ही कटेगा ना, ठीक है। और कोशिश करो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट बने, मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, उससे करो या से रटो या से सीखो, कुछ भी करो, मगर अपने को चैप्टर अच्छे से करना है, चैप्टर छोड़ना नहीं, ये सोच के कि मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता तो मेरे को डिफरेंशिएशन नहीं आता, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अगर मेरा काम अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, ठीक है। और क्या, बाय बाय।